अल्बर्ट। आदाब, मैं हूं नीता सिंह, हाजिर हूं दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारी इस खास पेशकश में आज बात भारत ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट की। इंडोनेशिया के बाली में ऑर्गेनाइज G20 समिट कॉन्फ्रेंस में भारत को G20 की प्रेसिडेंसी सौंप दी गई है और अब सारी दुनिया की नजरें भारत की तरफ है। दुनिया जानती है कि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं। यही वजह है कि अब दुनिया भर के बड़े देश हमारे साथ आने लगे हैं। खुशखबरी यह है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड एग्रीमेंट 29 दिसंबर से शुरू हो रहा है और अब समझने वाली बात यह है कि आज की बदलती हुई दुनिया में ये स्टेप हमारे लिए कितना जरूरी है और इसके क्या फायदे होने वाले हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। JNU में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बिस्वजीत धर, एम्बेसडर मोहन कुमार और फोर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। डॉक्टर सिंह, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस की। अगर हम बात करें ECTA की तो अगर नॉन टैरिफ रेगुलेशंस की बात करें कि वो क्या किया जाना अभी बाकी है जिससे कि हमारे गुड्स और सर्विसेज और एक्सेप्टेबल हों, जैसे कि अभी मिस्टर प्रोफेसर धर ने भी कहा। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या है? नॉन टैरिफ बैरियर्स की अगर हम बात करें, अगर वो भी उसमें भी काम किया जाए तो और बेहतर होगा इंडिया के लिए। यस, इस बिंदु पर चर्चा करने से पहले मैं जस्ट उस पॉइंट को थोड़ा सा टच करना चाहूँगा जो कि अभी डॉक्टर कुमार ने कहा कि जो FTA है वो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है डोमेस्टिक रिफॉर्म का। तो मेरा थोड़ा सा इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव इसलिए ऐसे है कि हमारी कंट्री के रिफॉर्म्स की क्या डेप्थ होगी, क्या ब्रेथ होगी, ये हमारी कंट्री खुद डिसाइड करेगी। हम ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट ना साइन करें और ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट में नहीं जाना चाहिए जिसमें कि दूसरी कंट्री के जो रिफॉर्म्स हैं और दूसरी कंट्री हमारी कंट्री के अंदर रिफॉर्म्स को डिक्टेट कर रही है। तो क्योंकि ये हमारी पॉलिसी की सॉवरेनिटी के बारे में बात मैं कहना चाहूंगा, तो इसलिए FTA इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं डोमेस्टिक रिफॉर्म्स का, लोग बात करते हैं इसके बारे में, बट क्योंकि यदि FTA इंस्ट्रूमेंट होंगे तो कहीं ना कहीं जो ये US की न्यूलिबरल थिंकिंग है तो कहीं ना कहीं उस थिंकिंग को आप पुश कर रहे हैं। तो हमें खुद डिसाइड करना है कि कौन सा सेक्टर किस समय हमें रिफॉर्म करना है, कैसे रिफॉर्म करना है, उस रिफॉर्म्स की क्या डेप्थ होगी, क्या ब्रेथ होगी, कितने स्केल पे हम उसको रिफॉर्म करना चाहते हैं, क्या फेज मैनर में करना चाहते हैं या पीसमील अप्रोच अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो मेरा स्लाइटली डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है कि एज फार एज डोमेस्टिक रिफॉर्म्स आर कंसर्न, तो वो मुझे लग रहा है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स हमें अपनी जरूरतों के हिसाब से, क्योंकि जो विकसित देश हैं उन्होंने हमेशा रिफॉर्म्स का एजेंडा जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट तरीके से हमने देखा है। अब जो आपने पॉइंट उठाया है नॉन टैरिफ बैरियर्स का, क्योंकि जो इस एग्रीमेंट को हम देखते हैं और जो हमारे पहले एग्रीमेंट है, क्योंकि ये एग्रीमेंट अपने आप में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि ये एग्रीमेंट इसीलिए बहुत ही कम समय में दोनों कंट्रीज एग्री करके साइन करने के लिए, क्योंकि जो भी कमिटमेंट हैं, यदि आप इसमें कुछ इसके एग्रीमेंट के चैप्टर्स उठा के देखेंगे, जो लीगल टेक्स्ट उठा के देखेंगे, जैसे सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी है, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड है, तो अमूमनली जो WTO के अंदर एग्रीमेंट ऑन SPS एंड और एग्रीमेंट ऑन TBT है तो उसी के साथ अलाइंड है। इंपॉर्टेंट बात इंडिया के लिए ये होगी कि जब जो सेक्टर में हमारा एक्सपोर्ट इंटरेस्ट वहां पर है, जैसे प्रोफेसर धर ने कहा, फार्मास्यूटिकल के केस में जो दोनों कंट्री के ड्रग रेगुलेटर जो है साथ बैठ के डिसाइड करेंगे कि ड्रग के अप्रूवल के लिए, ड्रग का क्लियरेंस के लिए
इस एस्पेक्ट को टच करेंगे। सिमिलरली मुझे ऐसा लगता है कि यदि जैसे ही हम इस एग्रीमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के रूप में जब आगे इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसका नेक्स्ट स्टेज नेगोशिएट करेंगे, इंडिया को एक स्पेसिफिक एनेक्शर नेगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि जब आप टैरिफ कंसेशंस नेगोशिएट करते हैं तो आप HSN वाइज, जैसे कि डॉक्टर कुमार ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि 8 डिजिट पे आप टैरिफ वाइज HSN वाइज आप टैरिफ कंसेशन नेगोशिएट करते हैं। तो सिमिलरली मुझे लगता है कि हमें पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करनी चाहिए जहां हमारा एक्सपोर्ट इंटरेस्ट है कि वहां पर किस टाइप की रेगुलेशंस होंगी, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये एक ऐसा स्पेस है जहां पर बहुत ज्यादा स्कोप होता है किसी भी प्रोडक्ट को रिस्ट्रिक्ट करने का। जी, तो डॉक्टर सिंह जैसे कि कह रहे हैं कि बहुत स्कोप है करने के लिए। प्रोफेसर धर, आपने भी बताया कि बहुत कुछ किया जाना बाकी है, दिस इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप। किस तरह के चैलेंजेस आपको दिखाई देते हैं इंडिया में आगे प्रोसीड करने के लिए, फर्दर ग्रोथ के लिए, ये बताएं। देखिए, हमें जो अभी तक जो ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन किया है बड़े पार्टनर्स के साथ, और यहाँ मैं 3 गिनाऊंगा, आसियान के साथ किया है 10 देशों के साथ, जापान के साथ किया है, कोरिया के साथ किया है, और इन एग्रीमेंट्स में हमने देखा है कि हमें ज़्यादा फायदा मिला नहीं है। उसका मतलब ये है कि जितना हम उन देशों को हम एक्सपोर्ट करना चाहते थे, और हमारी जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी उन देशों में, वहाँ एक्सपोर्ट्स या तो उतनी बड़ी नहीं है, या कई कुछ देशों के साथ, जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया के साथ ये बात कहा था, स्टैग्नेट कर गया है। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद हुआ है। तो इससे जो है कि सरकार काफी परेशान है, और कई सालों से इन देशों के साथ डिस्कशंस हो रहा है कि एग्रीमेंट को रिव्यू किया जाए, तीनों एग्रीमेंट्स को रिव्यू किया जाए, ताकि इंडिया को कुछ और ज़्यादा सहूलतें मिले और उसमें हो बेनिफिट हो, ताकि हम एक्सपोर्ट बढ़ा सके। ये तो एक बात रही। जो पर असली जो मुद्दा मैं देखता हूँ, मेरे अपने शोध से देखा है मैंने, कि हमारे यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर देख लीजिए, सब पूरे सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए, और काफ़ी हद तक सर्विसेज को भी देख लीजिए, हमारे जो बिजनेस है वो कॉम्पिटिटिव नहीं है। कई खामियां हैं उसमें। हम टेक्नोलॉजिकली हम बिहाइंड हैं, लैग करते हैं, इतना ज़्यादा हमारे हुआ नहीं है। इन्वेस्टमेंट जहाँ जहाँ ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है। तो ये जो ट्रेड एग्रीमेंट से फ़ायदा लेने की जो बात होती है, वो उसमें 2 पहलू होते हैं। एक तो जो हम तीनों ने हमने बताया कि कितना हमें वहाँ मार्केट मिला, कितना ऑस्ट्रेलिया ने टैरिफ घटाए, और हमारी कितनी वहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ाने की पॉसिबिलिटी बनी है। ये पॉसिबिलिटी है। हाँ। और असल में कितना बढ़ेगा वो है कि उसके लिए हमें खुद को काफ़ी कोशिश करना पड़ेगा जी। क्योंकि वो जो कॉम्पिटिटिव हम नहीं हैं, उसको अभी देखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं कि ताकि हमारे इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव हो। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को तो काफ़ी और देश जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो चाइना कर रहा है, वियतनाम कर रहा है, सब इतने जो रीजन में सब देश कर रहे हैं, और ये हमसे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये बहुत केयरफुली इंडस्ट्री के साथ बैठ के, खुद कुछ नहीं कर सकता सरकार, इंडस्ट्री के साथ बैठ के ये तय करे कि कैसे हमारे यहाँ पर एफर्ट्स दिया जाए जी। हाँ, कैसे टेक्नोलॉजी लाया जाए और इंडस्ट्रीज को कैसे कॉम्पिटिटिव किया जाए। तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो प्रोफेसर धर, आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से इसका एडवांटेज उठाने के लिए हमको काफी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, सो दैट वी कैन टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस एग्रीमेंट। अब हम बात करेंगे कि जो इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है, उसको आप कैसे देखते, क्या कहेंगे उस पर आप? नहीं, ये तो बहुत गर्व की बात है, क्योंकि इतने सालों में पहली बार G20 जो समिट लेवल मीटिंग्स 2008 से हो रहा है, और अभी हमें ये मौका मिला है, और काफी एरियाज हैं जहाँ पे इंडिया प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकता है।
और मैं आज ही कुछ लिख रहा था इसके बारे में, जैसे कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र का काफी सुधार और ट्रेड को बढ़ाने का, क्योंकि भारत अपने आप को अभी एक एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर के तौर पर देखता है जी। और उस पे कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं पिछले साल, और तो एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। दूसरा जो एरिया G20 ने काफी फोकस किया है और इंडोनेशिया ने जो बहुत फोकस किया है वो है एनर्जी ट्रांजिशन का, कि अभी जो हम जो कोयला और जो फॉसिल फ्यूल जिसको कहते हैं, तेल कोयला, इस पे जो करते हैं जिससे कार्बन का रिसाव जो ज्यादा बढ़ता है, एमिशन ज्यादा बढ़ते हैं, उसको घटा के हम जो ग्रीन एनर्जी है, जैसे सोलर हुआ, हाइडल हुआ, विंड सब है, उसमें हम कैसे ट्रांजिशन करें। और इस क्षेत्र में भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि हम पिछले कुछ सालों में हमने काफी हद तक ये ट्रांजिशन किया है। अब करना और कुछ करना बाकी है। तो भारत जैसा एक विकासशील देश, वो जो इस तरह से एनर्जी ट्रांजिशन कर रहा है, बड़े देश तो करते हैं, करेंगे, उनके पास पैसा है, कुछ करते हैं, पर छोटे देशों के लिए, क्योंकि G20 जो है वो दूसरे देशों के लिए उदाहरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो डेवलपिंग कंट्री, एक बड़ा डेवलपिंग कंट्री दूसरे डेवलपिंग कंट्री को ये बताए कि किस तरह से एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, किस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग कम कर रहे हैं, और किस तरह से हम जो सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो किस तरह से हम उसको आगे ले जा सकते हैं। तो भारत के लिए काफी बहुत अच्छा मौका है, तो एक एग्जाम्पल सेट कर बहुत सकते अच्छा हैं एग्जाम्पल पूरे है वर्ल्ड के लिए, एज अ लीडर ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड एक्चुअली, टू शो व्हाट another developing country can do। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा मौका है, एग्जाम्पल सेट कर सकता है इंडिया। डॉक्टर कुमार, अगर हम G20 समिट की ही बात करें, जो कि जिसकी प्रेसिडेंसी अब इंडिया को मिली है, इसको आप कैसे देखते हैं? जियोपॉलिटिकली किस तरह का इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये आप हमें नहीं, मैं अलग अलग स्टेट्स में जो सेमिनार होगा, तो इससे इस सब से किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा? जी, एक तो मैं प्रोफेसर धार से बिल्कुल सहमत हूँ, जो गर्व की बात है। मैं समझता हूँ 2-3 चीजें हम कर सकते हैं। एक तो हमारा जो सॉफ्ट पावर है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बाकी जो है, दिल्ली तो आप छोड़ दीजिए, वो समिट तो वहीं होगा, दिल्ली में होगा, लेकिन जैसे उन्होंने उदयपुर में शुरू किया है अब G20 शेरपाज मीटिंग, वो साउथ भी जाएंगे, केरल जाएंगे, तो 50 जगह ऐसे उन्होंने चूज किया है, जिससे एक तरह से भारत का शोकेस हम करेंगे। तो एक तो वो है। दूसरा, भारत का जो टेक्नोलॉजी है, यूपीआई पेमेंट देख लीजिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो आपका फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, उसको भी आप शोकेस कर सकते हैं। कोविन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हमने कैसे किया, और 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना बहुत आसान काम नहीं है। आप देख रहे हैं चीन में क्या हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे ये बहुत बड़ी चीज है। और अफ्रीकन देश हैं, जो बाकी देश हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। हम तैयार भी हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजी हम आपके साथ शेयर करेंगे। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स जो हमने किया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिससे एक औरत है एक गांव में और उसकी एक बैंक का एक अकाउंट खुला है और उसको आपने लिंक किया है मोबाइल फोन से, ताकि आपको फंड्स उसको मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज है, ये सब होता नहीं था 10 साल के पहले, अब हो रहा है। तो मैं समझता हूं इसको हम शोकेस कर सकते हैं। लास्ट मैं यही कहूंगा जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, देखिए हमें एक तो इंश्योर करना है कि सितंबर दिल्ली नेक्स्ट ईयर जब दिल्ली में समिट होगी, एक तो पूरे लीडर्स यहां मौजूद हों। उसमें यही है कि रशिया का जो लीडर है पुतिन, वो भी आना चाहिए, चीन के तो आएंगे ही, बाकी लोग आएंगे। तो G20 में एक तरह से यह है कि समिट का जो डिक्लेरेशन है, मीटिंग है, वो एक तरह से ठीक है, लेकिन जो हम कहते हैं अंग्रेजी में बायलैटरल्स ऑन द मार्जिन्स ऑफ द समिट, एक मौका है। जैसे पुतिन और जो बाइडेन के बीच में एक मुलाकात हो सकती है, अगर भारत इतना ही कर दे कि भाई एक सीज फायर रख लो यूक्रेन में, क्योंकि यूक्रेन में जो हो रहा है वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उससे हमारे लिए बहुत हानिकारक है कॉन्सिक्वेंसेस। फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फ्यूल का प्रॉब्लम है, एनर्जी का प्रॉब्लम है, बहुत कुछ। ये जो लड़ाई हो रही है, ये हमारी लड़ाई तो है नहीं, लेकिन उससे बहुत असर पड़ रहा है, भारत को पड़ रहा है, अफ्रीका को पड़ रहा है, काफी
सो उस तरह से देखा जाए तो प्रोफेसर धार जो कह रहे हैं वॉइस ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, मैं वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ कहूंगा, बात तो वही है। लेकिन एक तरह से सभी देश वहां मौजूद नहीं है G20 में। जो देश मौजूद नहीं है उनके इंटरेस्ट भी हम जितना हो सके हम रिप्रेजेंट करेंगे। मैं समझता हूं ये तीन चीजें भारत कर सकती है। डॉक्टर सिंह, अगर हम बात करें वापस से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो क्या पहले भी किसी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इंडिया का, और ये उनसे कैसे अलग है? भारत ने बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। यदि हम स्टार्ट करते हैं इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जर्नी, तो हमने अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तो उसके बाद में हमने साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ एक एग्रीमेंट ऑन साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया किया, फिर आसियान कंट्रीज़ के साथ किया, साउथ कोरिया के साथ किया, जापान के साथ किया, सिंगापुर के साथ है, थाईलैंड के साथ है, श्रीलंका के साथ हमारा एग्रीमेंट है। सो बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हमने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए। कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स में हमें अच्छे एक्सपीरियंस रहे, पर ज़्यादातर में हमारा एक्सपीरियंस जो है वो नहीं अच्छा रहा। तो मैं उसी बात पे जाना चाहूँगा जो प्रोफेसर धर ने कही कि हमें कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा यदि हम अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेवरेज करना चाहते हैं, हम इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं। जैसे कि भारत सरकार ने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की स्कीम जो है, उससे भारत जो है अपने प्रोडक्शन को स्केल अप करना चाह रहा है, ताकि जैसे टॉय सेक्टर है, मान लिया फॉर एग्जांपल आप हमारे कंट्री के अंदर टेक्निकल टेक्सटाइल है या फॉर एग्जांपल मेडिकल डिवाइसेस हैं, जो सेक्टर भारत ने आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें भारत इंपोर्ट डिपेंडेंट है, जिसमें हमारा बहुत सारा इंपोर्ट हो रहा है। जैसे ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये भी एक इंडस्ट्री उसी के अंदर आइडेंटिफाई की गई है। तो जैसे जैसे भारत में अब FTA साइन कर रहा है, आप देख सकते हैं एक साइड में हम ट्राई कर रहे हैं कि हमें बेटर मार्केट एक्सेस मिले, और दूसरी साइड में हम कोशिश कर रहे हैं, दोनों तरफ में पॉलिसीज के बीच में कोहेरेंस आप देख सकते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी, उधर मार्केट एक्सेस मिलेगा, तो हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उन एग्रीमेंट्स के अंदर होगी। बट अगेन मैं एक बात पे ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि देखिए ये एग्रीमेंट है पहला पार्ट, अब दूसरा जो पार्ट आएगा इसका वो भारत के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि उसमें हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के बारे में बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया लेबर स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेगा, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के बारे में भी बात करेगा, और अलग सेट ऑफ इश्यूज को लेके आएगा। क्योंकि यहां तक तो एग्रीमेंट को नेगोशिएट करना रिलेटिवली आसान था, क्योंकि वो ऐसे इश्यूज हैं जिसके अंदर हमारी कंट्री के अंदर रेगुलेशंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि मैं आपको डिजिटल ट्रेड के बारे में हम बात करते हैं, तो इंडिया ने कुछ ही ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर है, जैसे इंडिया UAE का ट्रेड एग्रीमेंट आप देखें, उसके अंदर डिजिटल ट्रेड का एक चैप्टर है, पर उसमें जो देखेंगे आप एग्रीमेंट के अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स इससे रिलेटेड है, वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। बट अनदर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अभी क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन बिल आया, तो डेटा एडुकेसी के बारे में हमने बात की है। तो कहीं ना कहीं अब हम इंडिया EU के साथ एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, तो EU के जो GDPR हैं उनके साथ हम अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कंट्री के अंदर डोमेस्टिक रेगुलेशंस बन जाएं जिन सेक्टर्स के अंदर हम कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट करना चाहते हैं। और मैं भी यही चाहता हूं कि क्योंकि मेरे साथ अदर स्पीकर्स का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि हमें डोमेस्टिक प्रिपेयर्डनेस चाहिए। ये जहां तक जब हमारे पास डोमेस्टिक रेगुलेशन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स सेक्टर है, यदि ई कॉमर्स सेक्टर में आप अभी आज कुछ कमिटमेंट कर देंगे, भले मल्टीलैटरल लेवल पे या FTA लेवल पे, क्योंकि बाद में यही FTA जो है वो टेम्पलेट बनते हैं मल्टीलैटरल रूल्स के लिए। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो सेक्टर है जहां पर हमारे पास रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, और हमें अपना पॉलिसी स्पेस को कैसे बचा के रखना है। अब आप देखिए, कंपेयर नहीं कर सकते ना, आप US की बड़ी डिजिटल जायंट्स हैं, Amazon है, और आपकी फ्लिपकार्ट है या अलीबाबा है, हमारी कंट्री के अंदर ऐसे कितने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी जायंट्स हैं, या गूगल की बात करें, आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, ठीक है। तो ये हम उनके साथ उस स्पेस में compete ही नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास देखो 1.3 बिलियन पॉपुलेशन हमारी कंट्री की है, और जितना डेटा हम जनरेट कर रहे हैं दुनिया हमारे ऊपर देख रही है। और खासतौर पिछले 10 साल में जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में देश प्रोग्रेस कर रहा है, काम हो रहा है, डिफरेंट एरियाज में काम हो रहा है, तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे यहाँ डेटा है, जो कि एक नया ऑयल के रूप में उभरा है,
तो इस डेटा को हम कैसे लेवरेज करते हैं अपने इकोनॉमिक गेन्स के लिए, और हम किस तरीके से इस डेटा रेवोल्यूशन को, जो डेटा रेवोल्यूशन है जो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, अक्रॉस कंट्रीज ट्रांसफॉर्म कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपने आप में क्रॉस कटिंग है, उसके बेनिफिट्स कैसे लेवरेज कर सकते हैं विदाउट कंप्रोमाइजिंग आवर पॉलिसी स्पेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। जी प्रोफेसर धर, आपसे चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दें। देखिए, जो मैंने पहले कहा कि ये एग्रीमेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट है, कई जो पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, जो हमारे साथियों ने बताया। एक तो ये है कि हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स काफ़ी हो सकता है, काफ़ी मिल सकता है हमें, पर ज़रूरी ये है कि हमें बेनिफिट्स किस तरह से लेने हैं, मैक्सिमाइज करना है, उसके लिए कैसे हम खुद एफर्ट्स लगाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी जो मार्केट एक्सेस है, जो ट्रेड है ऑस्ट्रेलिया के साथ, काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि हम इसको काफ़ी बढ़ाना चाहते हैं। मतलब कुछ सालों में उसको 10 अभी 5 बिलियन है हमारा एक्सपोर्ट्स, हम कुछ सालों में उसको 10 बिलियन करना चाहेंगे और उसको फिर आगे ले जाना चाहेंगे। और ऑस्ट्रेलिया को भी यहाँ पर बिजनेस करने के लिए, मार्केट करने के लिए काफ़ी मौका मिलेगा, क्योंकि जैसे हमारे साथियों ने कहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो गिव एंड टेक होता है। कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड है जो है वो गिव एंड टेक होता है, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में तो एक पॉलिटिकल डिसीजन है दोनों कंट्रीज का कि हम आपस की जो वो है रिलेशंस हैं उसको बढ़ाएंगे जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी चीज जो ज्यादातर डॉक्टर मोहन कुमार ने कहा कि इसका एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, और जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को हम उसको भूलना गलत होगा जी। क्योंकि इस पूरे रीजन में जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इसमें हमें कुछ तो एक हमारा फुटप्रिंट है आसियान, जापान और कोरिया के एग्रीमेंट्स के साथ जी। और ऑस्ट्रेलिया भी अब एग्रीमेंट हो गया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में न्यूजीलैंड के साथ भी एक एग्रीमेंट होगा। तो ये जो है एक तरह से पूरी जो एरिया है उसमें इंडिया का जो संबंध है वो काफ़ी बढ़ेंगे। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, उसका एक बड़ा संक्षेप में इसका कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए अभी जो यूएस की जो वित्त मंत्री हैं जैनेट येलेन, उन्होंने कहा कि अभी जो ग्लोबलाइजेशन है वो दूसरी तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, और अभी जो है दोस्तों के माध्यम से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। और मुझे लगता है कि भारत का जो पाथवे जो भारत ने चुना है, हम इन दोस्तों को हमने आइडेंटिफाई किया है, और दोस्तों के साथ हम एक ग्लोबलाइजेशन और इंटीग्रेशन की राह पे चल रहे हैं, और बहुत पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशंस सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर डॉक्टर कुमार? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं जो हमारे दो साथियों ने कहा। मैं कहूंगा कि ये ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें स्ट्रेटेजिक और ट्रेड दोनों का संगम हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। दो चीजें मैं कहूंगा, एक तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर धार ने, ये ऑफशोर की बात होती है, ऑफशोरिंग। अभी ऑफशोरिंग की नहीं, फ्रेंड शोरिंग की बात हो रही है, मतलब दोस्त के साथ आप करेंगे, तो वो बात बिल्कुल सहमत हूं उनसे जो प्रोफेसर धार ने कहा। दो चीजें मैं और कहूंगा, उसके बाद आई विल बी फिनिश्ड। एक तो मैं ये कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है, और इनके साथ एक बड़ी खूबियत है कि हमारी इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया से ज्यादा है। इंडियन इन्वेस्टमेंट इन ऑस्ट्रेलिया इज मोर देन ऑस्ट्रेलिया, तो वो भी बढ़ेगा एक तरह से, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा। दैट इज वन। सेकेंड थिंग आई वुड से इज दैट फ्रैंकली हम दोनों के मतलब जो प्रेजेंट पॉलिटिकल रिलेशनशिप है वो बहुत ही आगे बढ़ रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी उसके साथ अगर जोड़ा जाए तो एक तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहलाता है। तो मैं समझता हूं कि उसके लिए फुल पोटेंशियल है ऑस्ट्रेलिया के साथ। और स्टूडेंट्स, जैसे मैं आप कह रहा था, हमारे यूनिवर्सिटी जहां पे मैं काम करता हूं, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में,
70 ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स मौजूद हैं कल से, वो यहाँ 1 महीने तक रहेंगे, उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स वहां जाएंगे। तो उस तरह के जो पीपल टू पीपल टाइज हैं वो अब इस एफटीए से बहुत कुछ बढ़ सकता है। फाइनल पॉइंट मैं ये कहूंगा, ये दोनों ही साथियों ने बहुत खूबसूरत मतलब ढंग से कहा, डोमेस्टिक रिफॉर्म्स की जरूरत है, यही वो भी कह रहे हैं। मतलब जब वो कह रहे हैं कि भाई हमें भी अपना काम करना चाहिए, तो डोमेस्टिक रिफॉर्म्स की जरूरत है, नहीं तो आपको वही फिर सिचुएशन फेस करना पड़ेगा। सिंगापुर से हमने एफटीए किया, आसियान से एफटीए किया, और जैसे प्रोफेसर धार कह रहे हैं भाई इतना फायदा हुआ नहीं। ये इसलिए भी है, उनकी तरफ, उनकी वजह से भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारी वजह से भी है। हम लोग अगर डोमेस्टिकली रिफॉर्म्स करके कंपेटिटिव नहीं बनेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस तरह से एफटीए आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उस अपॉर्चुनिटी को एक्चुअल परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना हमारा फर्ज है। तो काफी काम देश के अंदर भी होना चाहिए। बिल्कुल, काफी काम देश के अंदर भी होना चाहिए, और आपने कहा कि डोमेस्टिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और इसीलिए शायद ये स्टेप एक लिया गया है, उसी डायरेक्शन में एक स्टेप है माना जा सकता है। आप लोगों ने समय निकाला, आप स्टूडियो में आए, थैंक्स अ लॉट। तो उम्मीद करते हैं कि एडवांटेज जो है वो इंडिया को मिलेगा। बहुत सारे चैलेंजेस इंडिया के सामने हैं, बहुत इफ़र्ट्स किए जाने बाकी हैं, और आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है urduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।